हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग ईडियम्स पढ़ रहे हैं और मैंने आपको 30 क्वेश्चन लास्ट सेशन में करवा दिए थे। अब हम 30 सेशन से आगे बढ़ रहे हैं, ईडियम्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने बताया था कि ईडियम्स को हिंदी में हम लोग मुहावरे कहते हैं और ईडियम्स में शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जिनका शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग अलग होता है और उनका वास्तविक मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने आरपीएससी में आए हुए 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इट मीन्स, अब देखो ये ब्रेक द आइस का एक बहुत अच्छा इडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? वैसे तो शाब्दिक अर्थ हो गया कि बर्फ को तोड़ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा इसको अगर लिंक कर सकें आप तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जो अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ ना चारों तरफ जहाँ तक देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है, कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, वहाँ फुल टोटल सन्नाटा, शांति, साइलेंस है। तो वहां अगर कभी कभार कोई बर्फ का पहाड़, कोई बर्फ के हिमखंड जो होते हैं, आइसबर्ग, वो जब अचानक टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, ब्रेक द आइस, तो ना वो जो चारों तरफ जो सन्नाटा छाया हुआ है, वो सन्नाटा टूट जाता है, वो शांति खत्म हो जाती है उस आवाज की वजह से। अदरवाइज वहां शांति है, सब कुछ, सब कुछ कुछ है ही नहीं वहां पर। तो इसे कहते हैं ब्रेक द आइस, मतलब अचानक शांति का खत्म होना। शांति मतलब कहीं चुप्पी है, साइलेंस है, कोई बोल नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ट्रेन में आप बैठे किसी कंपार्टमेंट में और आप लोग वहां बैठे हुए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जैसे आप चढ़े, उस कंपार्टमेंट में और लोग भी बैठे हुए हैं, उनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, तो इसलिए लोग ना चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी कुछ ना कुछ वो मोबाइल से, अखबार से, न्यूज़पेपर कुछ पढ़ रहे होते हैं। कुछ घंटे, कुछ मिनट्स गुजरने के बाद, लंबा सफ़र है तो वो लोग बात करना शुरू करते हैं। अब उनमें से कौन बात करना शुरू करे? जिसने बात करना शुरू किया ना, उसने, इसका मतलब जो पहले चुप्पी थी उसको तोड़ दिया और उसने शुरुआत करी। ब्रेक द आइस मतलब शुरुआत कौन करता है? कोई शांति छाई हुई है, चुपचाप सब लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक बोलता है अचानक कोई, और फिर वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने कमरे में बैठे थे, बैठे बैठे किसी ने चुड़ा किया, अच्छी बात छेड़ दी कि यार ये मोदी जो है किसान आंदोलन में क्या कर रहा है। बस इतना सुनते ही जो मोदी के विरोधी हैं वो बोलना शुरू कर देंगे, मोदी के जो पक्ष में हैं वो बोलना शुरू कर देंगे, और पूरे दुनिया, देश भर की राजनीति पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। समय कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। इट मीन्स समवन ब्रोक द आइस, किसी ने तो चुप्पी को तोड़ा, शांति को खत्म किया और बातचीत शुरू की। तो ये होता है ब्रेक द आइस। रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, यस, शुरू में लोग झिझक रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था कि कौन बोले कौन बोले, किसी ने बोलना शुरू किया, उसने इनिशियल हेजिटेशन को खत्म कर दिया। रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, तो ठीक हो सकता है। रिमूविंग द डस्ट, मिट्टी को हटाना, क्लियरिंग द ड्यू, ड्यू को, ओस वगैरह को, इनको हटाना, इंसल्टिंग संबंध, नहीं नहीं नहीं, इसमें आंसर आएगा ए, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। जो शुरुआती जो हेजिटेशन होती है कि कौन बोले, उसको किसी ने हटाया और बोलना शुरू किया, उस चुप्पी को खत्म किया, हेजिटेशन को खत्म किया और बातचीत को शुरू किया। ये आरपीएससी टीचर्स ग्रेड सेकंड में 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रेक द आइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रह जाएगा आप लोगों को ब्रेक द आइस। मैं ऐसा ना कुछ कोशिश कर रहा हूं कि ये लिंक हो जाए आपके दिमाग से, है ना, ऐसे ही ये मेरे लिंक करने के तरीके हैं। ऐसे ना आप भी अपने तरीके डेवलप कर सकते हैं कि किसी वर्ब के उस अर्थ को कैसे याद रख सकते हैं। कुछ लिंक करो ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, टू स्मेल अ रैट, मतलब स्मेल अ रैट मीन्स आप ये कह सकते हैं स्मेल अ रैट। देखो, इस मुहावरे को समझने की कोशिश करें, ये भी आपको ना दिमाग में जिंदगी भर के लिए फिट हो जाएगा अगर आप ध्यान से बात सुनेंगे तो।
पहले के ज़माने में ना एक बीमारी होती थी जो अब तो बहुत कम होने लगी, बहुत लास्ट टाइम शायद हमारे इंडिया में सूरत में हुई थी, प्लेग की बीमारी। एक महामारी है, बल्कि एपिक है। अब तो कोरोना जैसी नई बड़ी महामारी आ गई है, तो प्लेग पहले एक महामारी चलती थी। उस महामारी में चूहे बहुत मरते थे, और चूहे की एक आदत है कि वो टिमिड सा एनिमल है, बहुत ही डरपोक सा, दब्बू सा, छुप के रहने वाला, शर्माने वाला जानवर है। तो जब ये जानवर बीमार होता है तो ये ना डर के मारे बीमारी से ये ना किसी बेड के नीचे, किसी बक्से के नीचे, ऐसे किसी दीवार के किसी बिल के अंदर जाके घुस करके वहाँ चला जाएगा, बीमार है, पड़ा रहेगा, पहुँचता मर भी जाए। और चूहा अगर मरेगा तो उसमें ना कोई भी जानवर जब मरेगा तो कुछ दिनों के बाद वो चूंकि वो अंदर है, कहीं बाहर तो अपन मरा नहीं है, वो तो अंदर कहीं पिलंग के नीचे, किसी बॉक्स के नीचे, किसी दीवार के कोने के अंदर जाके मरा पड़ा है, तो वहां मरा पड़ा रहेगा कई दिनों तक। कुछ दिनों बाद उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी, स्मेल रैट, चूहा मरा है उसमें बदबू तो आएगी। तो अब सुनो, इसको कनेक्ट करो प्लेग से। प्लेग बीमारी ऐसी होती थी जिसमें चूहे बहुत मरते थे और बदबू आना शुरू हो जाती थी, और प्लेग में ना हजारों लाखों लोग मर जाया करते थे। तो इस वजह से लोगों को डर लगता था कि यार चूहों की बदबू आ रही है, कहीं कोई प्लेग तो नहीं फैल गया है। तो लोगों ने सस्पेक्ट होना शुरू हो जाते, डरना, आशंकित हो जाया करते थे। उनको ना ऐसे कुछ बुरा होने की ऐसे अनुभव होता था, ऐसे लगता था कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा उनको बुरा होने का एहसास होता था, शक होता था, सस्पेशंस उनको होता था, उनको सस्पेक्ट होता था, डर लगता था। तो इसे कहते हैं स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मीन्स कि आपको ऐसा कुछ बुरा होने की आशंका है, टू स्मेल अ रैट। तो टू डिटेक्ट बैड स्मेल, बुरी स्मेल को पता करना, नहीं। टू मिसअंडरस्टैंड, कोई गलत चीज को गलत समझ जाना, नहीं। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, दाल में काला होता है इसका, दाल में काला होना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, आपको ऐसा सस्पेक्ट होता है, आपको ऐसा कोई डाउट होता है, शक होता है कि कोई ना आपसे ट्रिक कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला। दाल में काला है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। टू सी हिडन मीनिंग किसी चीज का छिपा हुआ समझना, नहीं। स्मेल अ रैट मीन्स किसी बुरी घटना का होने की आशंका होना, टू स्मेल अ रैट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे चलते हैं। अकिलिस हील। अकिलिस हील मीन्स, देखो ये भी इसको आप जोड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अकिलिस हील बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई बार एग्जाम्स में आता है, तरह तरह एग्जाम्स में मैंने इसे देखा है। ये वाला टीचर्स ग्रेड सेकंड 2016 में आया है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ सकता है अकिलिस हील। देखिए अकिलिस हील होता क्या है, एक वही कोई मिथोलॉजी है पुरानी, ग्रीक और इनकी। इसमें क्या होता है, अकिलिस नाम का एक योद्धा था, अगर आपने पढ़ी हो कभी कहानी उसकी, तो वो बहुत बड़ा योद्धा था, और उसके बारे में एक भविष्यवाणी थी कि वो एक दिन जब मरेगा तो उसके मरने का तरीका बताया गया कि वो कैसे मरेगा। कि साहब कोई ऐसा एरो आएगा, उसको लगेगा और उससे मर जाएगा, कोई तीर वीर से वो मरेगा। तो जिस दिन वो तारीख की भविष्यवाणी की गई थी, ऐसा ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप। तो वो जो तारीख थी, वो उस तारीख को क्या किया, वो मरे नहीं, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक रिवर के नदी किनारे ले गए, जहाँ रिवर बेड होता है, जहाँ सॉफ्ट मिट्टी होती है, उसका बीच जो होता है छोटा सा, उस मिट्टी में उसको खोद करके थोड़ा सा उसको दबा दिया, लेटा दिया उसको, और लेटाया उसको एक्चुअली उल्टा उल्टा लेटा दिया उसको। तो उल्टा लेटाया तो उसका गलती से बाय मिस्टेक उसका जो एडी होती है, हील, जो हील होती है, जो एडी है, वो ना उसकी बाहर थोड़ी सी निकलेगी मिट्टी से। पूरा दबाया नहीं, ज़्यादा तो मर जाता, थोड़ा थोड़ा हल्का दबा दिया भाई, कैसे, जब पता नहीं चलेगा तो कैसे मरेगा। जैसे अपने वहाँ वो एक कहानी हुई थी, राम भगवान ने वो तीर चलाया, किसी ने पैर के नीचे पत्ता दबा लिया था ना, चेक करने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ। उसको दबा दिया मिट्टी के अंदर अकिलिस को, और उस एरो जब चला तो एडी कहीं ना कहीं बाहर दिख गई, और वो एरो आया, एडी पे लगा और अकिलिस मर गया। सारा शरीर तो उसका दबा हुआ था, लेकिन केवल एक एडी की वजह से वो मर गया। तो उसके मरने का कारण हुआ वो एडी। तो उसकी ऐसे पता ना, दुखती रग, कमजोर नस, किसी का वीक पॉइंट,
किसी का ऐसा पॉइंट जिससे बस उस पर हाथ रखी तो वो दुखेगी, वो मरेगा, वो परेशान होगा। दुखती रग, वीक पॉइंट, अकिलिस हील, है ना, उसे कहते हैं आप अकिलिस हील। तो क्या मतलब होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं, फेटल वीकनेस ये होगा। कमजोरी, वीकनेस, किसी की दुखती रग है, फेटल यानी घातक, उससे उसको नुकसान हो सकता है, हानि पहुंच सकती है, हार्मफुल हो सकता है। ए फेटल वीकनेस, है ना, एक घातक बीमारी, एक दुखती रग, कमजोरी जो उसको परेशान करती। जैसे हम लोग कहें कि भाई अभी अगर हम बात करें मोदी गवर्नमेंट के बारे में, तो किसान आंदोलन उसके लिए एक फेटल वीकनेस साबित हो रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन फिलहाल सिनेरियो देखने में ऐसा लग रहा है कि फेटल वीकनेस है, एक वीक पॉइंट हो रहा है उसका। जैसे कांग्रेस के लिए अगर हम कहें, तो कांग्रेस के लिए जो उसका 2G स्पेक्ट्रम था, उसका जो कोयला घोटाला था, वो उसके वीक पॉइंट थे, उसके लिए अकिलिस हील साबित हुए। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं अकिलिस हील है, उसकी दुखती रग है। तो कई बार हम जैसे लोगों के लिए कोई सब्जेक्ट उसकी दुखती रग होती है, किसी की कोई बीमारी, कोई दुखती रग हो सकती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अकिलिस हील। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको ना ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, सैलेड डेज। सैलेड, इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सैलेड होता है सलाद। सैलेड डेज मतलब, जैसे आप इसको ट्रिक से समझो, जब हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं कहीं होटल में कहीं खाना खाने जाते हैं, तो ना वहाँ देखना आपने शुरू में हमें सैलेड दिया जाता है ना, ग्रीन सैलेड, उसमें टमाटो होगा, कुकुम्बर होगा, सब प्याज व्याज दे करके आपको, ताकि आप जब तक खाना आता है आप अपना वो टाइम पास कर लें। और अच्छा होता है उसमें कुछ पापड़ वापड़ दे देते हैं, कुछ वो गार्लिक ब्रेड्स दे देते हैं। तो वो शुरू में आपको खाने के लिए होता है कि जब खाना आएगा तब तक आपकी भूख और मैच्योर होगी, आप वेट करेंगे, खाना आपको अच्छा लगेगा। तो सैलेड डेज वही हुआ कि शुरुआती दिन, जैसे खाने की शुरुआत में सैलेड दिया जाता है, ऐसे आपके जीवन में जब आप कोई काम शुरू करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई नया एडवेंचर आप शुरू करते हो, ठीक है ना, तो आपको जो अनुभव होते हैं, चूंकि आप नए होते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हो। तो वो जो फिर आप अपने नए काम में, उस यूथफुल में, जवानी में जो नए काम शुरू करते हो, उसके जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको बोलते हैं सैलेड डेज। आपके जवानी के वो दिन जब आप इतने अनुभवी नहीं थे। डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, यही होगा। अपने यूथफुल जवानी में, आपके नए जब आप काम शुरू करते हो, उस दौरान जो आपको इनएक्सपीरियंस होता है, जो आपको अनुभव नहीं होते, और आप फिर कुछ काम शुरू करते हो, जीवन की जीना शुरू करते हो, वो होते हैं डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, यानी कि सैलेड डेज। ये होता है ओल्ड एज एक्सपीरियंस नहीं, डेज ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वाइसेस, बुराइयों से दूर रहने के दिन, डेज फुल ऑफ हैट्रेड फॉर ऑल, सबसे नफरत करने के दिन नहीं, ये आपके इन एक्सपीरियंस के दिन है। सैलेड मतलब नए नए अनुभव ले रहे हो, जवानी के नए दिन है जिनमें आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एट वंस फिंगर टिप्स। बोलते हैं ना कि साहब इंग्लिश वो पहाड़े तो उसकी फिंगर टिप्स पे हैं, है ना। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स तो उसने ऐसे याद कर रखे हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लो उसके फिंगर टिप्स पे है, उंगलियों पे हैं, जहां से पूछो बता देगा। मतलब उसको सब कुछ याद है, आप तो पूछो वो आपको बता देगा, रेडिली तैयार है, नॉलेज उसको मतलब फुल है, भरा पड़ा है वो, आप जहां से पूछोगे वो आपको जवाब दे देगा। तो एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स कि उसको सब पता है, वो तुरंत तैयार है आपको जवाब देने के लिए। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात है। रेडिली अवेलेबल नॉलेज, नॉलेज बिल्कुल अवेलेबल है, आप तो पूछो वो आपको बता दे। कोई सा भी ईडियम पूछ लो उससे, सब उसको याद है, और ऐसी तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। ईडियम शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, ईडियम्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो तभी मजा है। एट वंस फिंगर टिप्स, idiom should be at your fingertips। once यानी your, my, his, her, ये किसी के लिए पजेसिव पोजीशन शो करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडिली अवेलेबल नॉलेज, ठीक है ना, तुरंत सब कुछ पता है उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां से पूछोगे वो आपको वहीं से बता देगा। बी एट वंस विट्स एंड, जो मैंने आपको ईडियम्स दिए हैं,
जो मैंने आपको PDF दी है उसमें सारे इडियम्स है, और शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये है बी एट वंस विट्स एंड या एट वंस विट्स एंड। क्या मतलब होता है समझना, देखो आप, विट यानी होता है बुद्धि, चातुर्यता, बोलने का कौशल, विटी पर्सन, विट बुद्धि, चतुरता, चातुर्य, उसको बोलते हैं। एट वंस विट्स एंड, विट यानी बुद्धि और एंड यानी खत्म हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या कहें क्या ना करें, क्या डिसीजन लें क्या डिसीजन ना लें, ये जो आप लोगों का जो विट है वो खत्म हो गया। मतलब अब ऐसी स्थिति में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या इसका होगा क्या नहीं होगा, क्या फैसला लूं क्या डिसीजन लूं, आपको उसको समझ में नहीं आ रहा। आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विट्स एंड, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब आप फैसला नहीं ले पा रहे, तो एक्ट फुलिशफुली, अब आप पागल की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक्ट वेरी इंटेलिजेंटली, आप बहुत बुद्धि से काम ले रहे हैं, ये तो गलती हो गया। गेट सो वरीड, आप इतने चिंतित हो गए हैं, एज नॉट टू नो व्हाट टू डू, कि अब आपको पता ही नहीं क्या करूं क्या ना करूं, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, टेंशन में आप आ गए। तो ये वाला सही है कि आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको कोई ना कोई बात से चिंता है, परेशानी, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी बात आपने सुन ली। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने नोट्स में भी होगा, कि जैसे ही उसने अपने छोटे भाई का एक्सीडेंट में मौत होने की खबर सुनी, कि उसका यंगर ब्रदर है वो एक्सीडेंट में मारा गया, जैसे ही आपने न्यूज सुनी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि यार मैं क्या करूं, किसको फ़ोन करूं, कहाँ जाऊं, क्या रोऊं कि मैं हंसूं, कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, कि किसको, बोला आपका दिमाग ना पजल्ड हो गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये वाली स्थिति आ गई। उसे कहते हैं आप गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू, इतने चिंतित हो गए हैं कि आपको पता नहीं है कि आप क्या करें और क्या ना करें। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आपको पता नहीं चल पा रहा क्या करें क्या ना करें। आगे चलते हैं हम लोग। टू मेक वंस मार्क, टू मेक वंस मार्क, मार्क एक आपने निशान बना दिया कि साहब ये मार्क है, ये वो हद है, ये वो मेरा उद्देश्य है, मेरी मंजिल है जो मुझे पानी है। एक मार्क आपने एक अपने जीवन का एक मार्क बना रखा है कि भाई मुझे ये पाना है, और ना आपने वो मार्क पा लिया, मेक कर लिया आपने उसको। आप मेक वंस मार्क, आपने जो उद्देश्य, जो पर्पस, जो आपने अचीवमेंट सोचा था, आपने जो उपलब्धि हासिल करने की सोची थी, जो आपने ख्वाब सोचा था, वो आपने हासिल कर लिया। टू मेक वंस मार्क, इट मीन्स कि आपने वो उपलब्धि हासिल कर ली, आपने एक प्रसिद्धि, एक मुकाम हासिल कर लिया, एक मार्क, एक मुकाम हासिल कर लिया। टू सक्सीड ब्रिलियंटली, आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सीड हो गए, सफल हो गए, यही आंसर हो जाएगा। टू फेल मिजरेबली, दुखी तरीके से फेल हो जाना। टू रिमेन मेडिकोर, टू बिकम ओवर एक्टिव हो जाना, नहीं। टू मेक वंस मार्क, आपने एक मार्क, एक मुकाम बनाया था अपने जीवन का, और वो आपने मेक कर लिया, मतलब हासिल कर लिया। आप बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ में सक्सेस हो गए, ब्रिलियंट, सक्सेसफुली इन योर टास्क, इन योर डेस्टिनेशन, इन योर अचीवमेंट, इन योर मार्क, मेक वंस मार्क, ठीक है ना। मतलब प्रसिद्धि पा जाना, डिस्टिंग्विश हो जाना, आप सफल हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं। सक्सीड ब्रिलियंटली, जबरदस्त तरीके से सफल होना, टू मेक वंस मार्क। याद रह जाएंगे आपको सारे इडियम्स, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, वन बाय वन हम एक एक करके सारे इडियम पढ़े जा रहे हैं। देखिए अगला है टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट। कोई चीज अगर अंधेरे में है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, अंधेरे में छुपी हुई है, उसको अंधेरे से लाइट में लेकर आओ, रोशनी में लेकर आओ, तो वो सबको दिख जाएगी। क्योंकि ये साइंस में पढ़ा होगा कि जब तक किसी को रोशनी नहीं पड़ती आप उसको देख नहीं सकते। तो किसी चीज को रोशनी में लेकर आना, किसी चीज को लोगों के सामने उजागर करना, तो मामले को उजागर करना, पर्दाफाश करना, किसी चीज पर रोशनी डालना, उसको सबके सामने लेकर आना, समझाना, वो होता है ब्रिंग टू लाइट, ठीक है। टू स्विच ऑन द लाइट, लाइट जलाना नहीं। टू मेक वाइडली नॉन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वाइडली नॉन कर देना। टू लाइटन अप, रोशनी जलाना। टू स्टार्ट टू बर्न, जलना शुरू, नहीं। ये है ईडियम है, इसका मतलब ये है टू मेक वाइडली नॉन, कि किसी चीज़ को आप अंधेरे से बाहर ले आए,
मतलब आपने किसी के ऊपर पर्दा हटा दिया, आपने मामले को उजागर कर दिया, अब सबको पता चल गया, वाइडली नोन हो गया। अब जिससे पूछो सबको बारे में, वो बात छुपी हुई थी, गुप्त अंधेरे में थी। आपने क्या किया, उस मामले को उजागर कर दिया। मामले को उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट, कम टू लाइट भी कहते हैं, ब्रिंग टू लाइट भी कहते हैं। दोनों इडियम का यही मतलब होता है, ब्रिंग टू लाइट, कम टू लाइट। ठीक है ना, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ए गुड फॉर नथिंग, अ गुड फॉर नथिंग, यू आर अ गुड फॉर नथिंग, शी इज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बेकार है, कोई काम का नहीं है, वर्थलेस है, आलसी टट्टू है, कुछ काम नहीं करता। गुड फॉर नथिंग, किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार, निखट्टू, स्टूपिड, बिल्कुल लेजी, बिल्कुल वर्थलेस व्यक्ति है। गुड फॉर नथिंग, अ वर्थलेस एंड लेजी पर्सन, बिल्कुल बेकार आलसी व्यक्ति है। ठीक है, ये हो जाएगा वर्थलेस एंड लेजी पर्सन। पुअर पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वर्दी पर्सन, लायक पर्सन नहीं, वर्थलेस है, निकम्मा है, बेकार है, लेजी, आलसी है, ये होगा इसका आंसर। एट द 11th आवर, इसको भी समझ सकते हैं आप, हर चीज का लॉजिक है, ईडियम्स में तो शानदार लॉजिक है, आपको अच्छा लगेगा। एट द 11th आवर, घड़ी होती है, घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 1 to 12, 1 से 12। पहला घंटा 1 और लास्ट वाला आवर है 12, आखिरी है वो। अब आपने का काम करना था और आपके पास घड़ी के वो 12 घंटे हैं कि साहब 12 घंटे में काम करना है आपको, कोई टास्क मिला आपको 12 घंटे में करना है। अब आपने शुरू में सोचा कि यार ये तो अभी तो चलो शुरू करेंगे, 1-2 घंटे ही तो हैं अभी तो, चलो अभी तो 6 ही हुए हैं, आधे घंटे हुए, 6 घंटे ही हुए हैं। अब 6 के बाद थोड़ा चिंता शुरू हुई, यार काम करते हैं, चलो करेंगे यार, यार तो आज तो क्या नहीं, 7 हो गए यार, 8 हो गए, 9 हो गए, और आपने काम शुरू किया 11वें घंटे में। अब तो 1 घंटे, अंतिम क्षणों में काम शुरू किया। एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षणों में, लास्ट मोमेंट में जो काम शुरू करते हैं उसको बोलते हैं एट द 11th आवर, अंतिम टाइम पे, अंतिम क्षणों में। ठीक है ना, कोई टाइम था उसके आखिरी टाइम में आप आए। जैसे हमारे इंडियंस की भी ना ये आदत होती है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा हमारे यहां जब भी कोई बिजली का बिल आता है तो ना हमारे घर वालों की, हम लोगों की, इंडियंस की स्पेशली ये एक आदत होती है। पहला एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अरे भैया देखना आखिरी तारीख क्या है। समझ रहे हैं आप, आखिरी तारीख क्या है। तो लोगों को ये लगता है कि यार जो बिल जमा कराएंगे ना वो तो आखिरी तारीख पे ही जमा कराएंगे, एट द 11th आवर। अभी जैसे मान लो कोई वैकेंसी आती है, वैकेंसी आते ही उसमें यार इस डेट से इस डेट तक फॉर्म भरते हैं, वहां भी अमूमन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर इसके फॉर्म के भरने की आखिरी तारीख क्या है। तो जो भीड़ होगी ना वो आखिरी टाइम पर होगी। हमारे ये नहीं कि हम शुरू में जाके सेटल हो जाए। तो ये होता है एग्जाम की तैयारी भी हम ऐसे करते हैं कि यार किस तरह एग्जाम है, अप्रैल में है, चलो ठीक है यार अप्रैल में शुरू करेंगे, मार्च शुरू करेंगे, अभी जनवरी फरवरी तो आराम से रहना था, अभी थोड़े अप्रैल में एग्जाम है। तो हम लोग एट द 11th आवर काम करते हैं, अंतिम क्षणों में। तो एट 11 o'clock, 11 बजे, ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, ये सही नहीं है, मुहावरों में अर्थ अलग होते हैं। एट द बिगिनिंग, शुरू में, नहीं 11th आवर है तो आखिरी में होगा ना। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। यस, आंसर यही होगा। इन द मिडिल ऑफ समथिंग, बीच में नहीं, न बीच में, न शुरू में, आखिरी में, लास्ट मोमेंट पे। आई होप एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, गुड। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, टू ड्रॉ अ लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन, आपने ना एक लाइन खींच दी। टू ड्रॉ, खींचना, लाइन, लाइन, लाइन खींचना, एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी कि देखो भाई ये लकीर मैंने खींच दी है, इससे आगे तुम्हें नहीं जाना, ये हद है। आपने अपने लिए लकीर खींच दी, आपने दूसरों के लिए लकीर खींच दी, एक लकीर खींच दी कि भाई इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, इससे आगे हमें नहीं जाना है, ये हमारी हद है, ये हमारी लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। टू ड्रॉ लाइन, आपने एक हद तय कर दी, एक सीमा तय कर दी कि इससे आगे हमें नहीं जाना। वो आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी, कि आपने कहा कि साहब मुझे 10 बजे बाद घर नहीं आना है, मुझे कोई अगर नशा करना है तो इतने के बाद आगे नहीं करना है। टू ड्रॉ लाइन, एक लकीर खींच दी, इसके बाद कुछ नहीं करना मुझे। हर चीज में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना।
आपको कुछ भी गलत काम करना हो, सही काम करना हो, दूसरों को अलाउ करना है, तो एक हद, एक लाइन खींच दिया आपने। टू बी स्टर्न, कठोर हो जाना किसी को लेकर के हो सकता है। टू फिक्स अ लिमिट, एक लिमिट, एक हद तय कर दी, बिल्कुल ठीक है, एक लिमिट तय कर दिया आपने। क्वेश्चन समवन, किसी को चेता दिया। टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती कर दी, नहीं। टू फिक्स अ लिमिट, आपने लिमिट तय कर दी कि भाई इससे आगे मुझे नहीं करना है। एक लिमिट है, एक लिमिट है कि भाई इससे आगे हमको नहीं करना है। टू फिक्स अ लिमिट, टू ड्रॉ अ लाइन, एक लकीर खींच दी, एक आपने हद तय कर दी, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। अभी थोड़ी देर पहले आया था, मतलब साइलेंस है, चुप्पी है, सन्नाटा है, और किसी ने ना आइस को तोड़ दिया, आवाज आई, मतलब जो एक इनिशियल हेजिटेशन थी कि कौन बोले, कौन बोले, कौन बोलने का खतरा मोल ले, ठीक है, कौन बात की शुरुआत करे, तो आपने वो कर दिया। ब्रेक दिया मतलब बात शुरू कर दिया आपने। टू बी वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग होना। टू ब्लास्ट अ कॉल, झगड़ा होना, नहीं। टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, कहीं ना कहीं कोई सन्नाटा था, कोई चुप्पी थी, उसको आपने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल यही होगा। टू बिकम कूल, बर्फ से कूल बनना, नहीं नहीं वो नहीं है। ये हमारे आरपीएससी टीचर्स ग्रेड सेकंड स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में भी आया था, एक पेपर होता है स्पेशल एजुकेशन का। ये जो हैंडीकैप्ड या जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये एक टीचर्स बनते हैं। और ये संस्कृत डिपार्टमेंट का 2015 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें भी ब्रेक दी आइस आया था। तो 2 बार तो ये आ गया, 1 बार हम पहले पढ़ चुके आया था, तो 3 बार आ गया ब्रेक दी आइस। इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन कर लेने से ना बहुत ईजी रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं पता लग जाता है, और कई बार तो क्वेश्चन आए हुए दोबारा आ भी जाते हैं तो उससे फायदा हो जाता है। तो टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, एक सन्नाटा था, खामोशी थी, एक हेजिटेशन था, कौन बोले कौन बोले, वो आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक द आइस, और कोई मतलब नहीं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रॉ डील, डील होता है लेन देन, समझौता, व्यापार। एक तो फेयर डील होता है, स्क्वायर डील होता है, बहुत अच्छा सौदा, स्क्वायर डील मैंने आपको ईडीएम में दिया हुआ है, आपको जो पीडीएफ मिली उसमें है। ए स्क्वायर डील मतलब बहुत बढ़िया प्यारा सौदा, अच्छा सौदा, ईमानदारी वाला सौदा, कहीं कोई बेईमानी नहीं, कहीं कुछ नहीं। ए स्क्वायर डील, ए फेयर डील। एक होता है रॉ डील, मतलब उसमें गड़बड़ है, उसमें नियम, टर्म्स, कंडीशंस स्पष्ट नहीं है, आप ना उसमें गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ, पक्का मानो। रॉ डील है वो, अच्छी डील नहीं है। तो अच्छी डील ना होना, अनजस्ट ट्रीटमेंट, बेकार ट्रीटमेंट होना किसी साथ में हो सकता है। अनराइप स्टेटमेंट, पका हुआ, रो पका हुआ नहीं, उससे कच्चा, उससे मतलब नहीं है। अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस की शुरुआती दौर, रो मतलब डील व्यापार हुआ है लेकिन रो कच्चा है अभी, नहीं वो चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट फाइनली डिसाइडेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, नहीं। रो डील मतलब होता है आपके साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं होगा, कोई अच्छा डील नहीं होगा, अच्छी चीज़ नहीं होगी। अनजस्ट ट्रीटमेंट तो होगा, कुछ तो बेईमानी होगी उसके अंदर। अनजस्ट ट्रीटमेंट, जस्ट यानी न्याय, अनजस्ट यानी अन्यायपूर्ण ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे आपके साथ किसी के साथ व्यवहार के अंदर हो। बिहेवियर जो आपके साथ किसी ने किया वो रो डील किया, अच्छा डील नहीं किया उसने आपके साथ में। डील मतलब व्यापार भी होता है, और डील मतलब कि आप कैसे किसी को डील करते हो ना, किसी से कैसे बातचीत करते हो, तो वो बातचीत अगर रो हुई है, अच्छी नहीं हुई है, इसका मतलब अनजस्ट ट्रीटमेंट है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन होता है साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा बढ़िया काम है। साफ सफाई के लिए होता है नीट एंड क्लीन, बस ये हो जाएगा नीट एंड क्लीन, इसमें कोई वो नहीं है। स्पिक एंड स्पैन यानी साफ सुथरा, बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, ऐसे याद कर लें इसको आप। ठीक है ना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे के लिए होता है, साफ सुथरा। ठीक है, और देखिए आप अगला क्या है। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट, ये ना आपके लिए अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बुद्धिमानी होगी, आपके लिए बढ़िया फैसला होगा। टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बोला जाने वाला इडियम है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बायगॉन्स यानी गुजरा जमाना, जो चला गया, बायगॉन्स जो चला गया, गुजर गया,
बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो चला गया उसे जाने दो, जो गुजर गया उसे जाने दो, जो समय बीत गया उसको जाने दो, अब उस पर पछताने की जरूरत नहीं है। रात गई बात गई, समय चला गया जाने दो, अब उस पर मत आप जो है तर्क वितर्क मत करो, वो हो गया सो हो गया, अब ठीक है नई शुरुआत करो, नए रिश्ता आगे बढ़ाओ, मजबूत, पुराना बुरा समय निकल गया उस पर अब मत वो बातचीत करके खराब करो उसको आप। तो अच्छा होगा कि आप जो वक्त चला गया, जो रात गई बात गई, ये सोच लो और आगे नई शुरुआत करो। ये क्या है, रेसिस्ट द पास्ट, ये फुल स्टॉप गलती से यहाँ पे, रेसिस्ट द पास्ट कि पास्ट को आप रेसिस्ट करें, विरोध करें, नहीं, रिवाइव द पास्ट, उसको जिंदा करें, इग्नोर द पास्ट, पास्ट को इग्नोर करें, जो हो गया सो हो गया, बीत गया सो गया, रात गई बात गई, इग्नोर करो उसको आप, पास्ट की बात को इग्नोर करो। यहाँ ध्यान रखना ये जो फुल स्टॉप है ये नहीं आएगा, इसको हटा दें आप लोग, फुल स्टॉप को हटा दें, ठीक है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मतलब इग्नोर द पास्ट, पास्ट को इग्नोर करें, अब ज्यादा दिमाग ना लगाएं। द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू अवे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप पहले आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप जिसके पास होता है उसके पास स्पीकिंग का आर्ट होता है, टैलेंट होता है, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ए आर्ट फॉर स्पीकिंग, बोलने में टैलेंट होता है, वो जो चाहे अपना काम करवा सकता है। अबेंडेंस ऑफ प्रोमिसेस, बहुत वादे करना, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वादे मिल रहे हैं, नहीं। परसुएसिव स्पीच, आपका भाषण, आपकी स्पीच, स्पीच जुड़ा हुआ है, बोलने जुड़ा हुआ है, ऐसी स्पीच, आपका ऐसा स्पीकिंग टैलेंट है कि आप किसी को भी परसुएड कर लेते हैं, आप किसी को भी राजी कर लेते हैं, मना लेते हैं अपने काम के लिए, परसुएसिव स्पीच हो जाएगा। पॉलिटिकल इंसाइट, नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, नहीं नेचुरल स्टाइल नहीं बल्कि आर्टिफिस्टिक, मतलब बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल होती है, आपके अंदर ज़बरदस्त कला होती है बोलने की, आप किसी को ना टैलेंट होता है बोलने का, राजी कर सकते हो अपनी बात करके, परसुएसिव स्पीच होता है। तो ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला है एट पार्टीज ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, लो स्पिरिट हाई स्पिरिट। स्पिरिट होता है आत्मा, दिल आपका बड़ा हाई है, खुश है, आत्मा बड़ी खुश हो रही है, हाई स्पिरिट, मैं हाई स्पिरिट में हूं, मतलब मेरी आत्मा आज खुश है, मैं बहुत खुश हूं, मैं आसमान में हूं, इन हाई स्पिरिट्स, मैं बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पार्टीज में से बड़ा अच्छा लगता है, एट पार्टीज ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। लो स्पिरिट मतलब दुखी है, डिप्रेस्ड है, सैड है, हाई स्पिरिट मतलब बहुत खुश है, हैप्पी है, चीयरफुल है। तो टॉकेटिव, ड्रंक, अनकंट्रोलेबल, चीयरफुल, चीयरफुल हो जाएगा, बहुत ही खुश है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आई होप सारी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, कैसे हम ईडियम्स करते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखिए आप, ही वॉज इन द डोलड्रम्स आफ्टर द क्वारल विद द ब्रदर, भाई से लड़ने के बाद ना वो डोलड्रम्स में था। ये डोलड्रम्स क्या है, इस ईडियम को आप पकड़ सकते हैं, ये भी इसका ओरिजिन आपको मिल जाएगा, आप डिक्शनरी में मोबाइल में चेक करेंगे, देख सकते हैं। डोलड्रम्स क्या है, जो हमारा इक्वेटर है ना, भूमध्य रेखा, उसके पास समुद्र में, जहाँ समुद्र होता है, जहाँ जहाज ट्रैवल करते हैं समुद्र में, ओशन में, तो जब वो जहाज ट्रैवल करते करते समुद्र में भूमध्य रेखा के पास आते हैं, इक्वेटर के जब वो पास में आते हैं, तो इक्वेटर का है ना, ऐसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से मान लो, या कोई और जियोग्राफिकल कोई फैक्ट्स की वजह से मान लो, उस जगह ना ऐसा एक माहौल रहता है कि वहाँ विंड, हवा जो होती है ना, बहुत कम चलती है, हवा बहुत कम चलती है। और पुराने ज़माने में, और आज भी ऐसा होता है कि जो जहाज है ना, उनकी स्पीड जो है वो विंड पे डिपेंड करती है, हवा पे डिपेंड करती है। पहले तो आपने देखा होगा वो जहाज इस तरह के आते थे, उनमें वो पाल वाल लगी होती थी, वाइट सफ़ेद पर्दे लगे होते थे, तो वो हवा के हिसाब से उनको घुमा कर देते थे, और हवा उस पर लगती थी और टक्कर से वो जहाज को आगे ले जाया करती थी। जैसे आप छाते को भी हवा में कर दें, उसके हवा की विपरीत दिशा में, तो आपको छाता खींच के ले जाएगा, तो ऐसे वो जहाज आपको खींच के ले जाता था। लेकिन इक्वेटर के पास में जहाँ डोलड्रम होता है जगह, वो वहाँ पर ना हवा बहुत कम चलती है, तो जहाज आपका रुक जाता है, शिथिल हो जाता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, काम चलता नहीं है। ऐसे आपका जीवन रुक जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाओ, आप कुछ काम करने का मन न करे, आप जब सैड हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, दुखी हो जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग इन द डोलड्रम्स। दुखी हो जाना, सैड हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, सैड एंड डिप्रेस्ड, ठीक है। ये सब आपने इडियम्स पढ़ तो लिए होंगे, अब हम इनके आंसर्स कर रहे हैं, और मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से ये इडियम्स याद कर सकते हैं आप।
तो इस बहाने आपको ये 48 में से कोई लगभग 2-3 रिपीट हो गए, बाकी 45 ईडियम्स पता चल गए कैसे करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंडरलाइन जो है उनमें बात करेंगे। ये क्या है? वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द थीम्स इन द पोएट्री ऑफ शैली। आप शैली की ना पोएम की लाइंस को, थीम्स को समझ नहीं सकते हो अनलेस, यदि तुम नहीं करोगे क्या, अनलेस वन रीड्स बिटवीन द लाइंस। जब तक कि उनकी लाइंस के बीच की बात को ना समझें, लाइन कहना क्या चाहती हैं, उसके गहरे अर्थ को, उसके डीप मीनिंग को अगर आप ना समझें, रीड बिटवीन द लाइंस, उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है, वो कहना क्या चाहता है, उसको ना आपको बार बार ध्यान से बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आपको ना बाल की खाल खींचनी पड़ेगी, रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब रीड ऑल्टरनेटिव लाइंस होता है कि एक लाइन छोड़कर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा? नहीं, गलत है। तो डिस्कवर्स हिडन मीनिंग, हाँ, उनके जो छिपे हुए अर्थ हैं लाइंस के, उनको पढ़ना पड़ेगा। उसकी थीम को समझने के लिए आपको उनके शब्दों के, आपको फिगर ऑफ स्पीच, उनके डेप्थ, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। रीड्स इनअटेंटिवली, आपको ध्यान से नहीं पढ़ना होगा। रीड्स क्यूरियसली, करसरीली, करसरीली मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज केवल वही पढ़नी पड़ेंगी, करसरीली पढ़नी पड़ेगी, नहीं। डिस्कवर्स हिडन मीनिंग, रीड्स बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है डिस्कवर द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग को आपको जो है वो देखना है, छिपे हुए अर्थ को समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। उसने मुझे वादा किया, टू स्टैंड बाय मी, कि वो हमेशा ना मेरे बगल में खड़ा रहेगा, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे समय थिक हो चाहे थिन हो, चाहे समय बुरा हो चाहे समय अच्छा हो। थ्रू थिक एंड थिन मतलब आपके जीवन में समय कैसा भी हो, थिक हो थिन हो। थिक मतलब चलने में परेशानी होती हो, जब जीवन बेकार समय आ जाए। थिन मतलब पतला समय या कैसा, मतलब ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। जब आप आसानी चल पा रहे हो, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छा समय चल रहा है, मैं तब भी आपके साथ रहूँगा। समय बुरा चल रहा है तब भी आपके साथ रहूँगा, चाहे आपका गुड टाइम हो चाहे बैड टाइम हो। इन एवरी सिचुएशन आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर नो कंडीशन, किसी भी कंडीशन नहीं, इन गुड कंडीशन, इन ऑल कंडीशंस, इन बैड कंडीशंस, इन ऑल कंडीशंस मतलब हर कंडीशंस में, चाहे बैड कंडीशंस हो चाहे गुड कंडीशंस हो, हर कंडीशंस में वो साथ रहेगा। इन ऑल कंडीशंस, बात समझ आ रही है आपको? ये हो जाएगा इसका। ओके, फिर देखिए आप, थ्रू थिक एंड थिन यानी इन ऑल कंडीशंस, इन बैड टाइम, इन गुड टाइम, हर कंडीशन। अब देखिए आप, टू हैव अ डिग एट, टू हैव अ डिग एट, आप खड़े हैं और आपके पास में किसी ने कोई खड्डा खोद दिया। और दुनिया ऐसा करती है दोस्तों, लोग ना धीरे धीरे आपकी जड़ें खोद देते हैं। लोग ना आपके लिए खड्डे तैयार रखते हैं, बोलते हैं ना खड्डे तैयार रखना। आप आगे बढ़ो और खड्डे में गिर जाओ। मतलब जनरली लोगों की आदत होती है कि वो लोग ना पीछे, आप पीठ पीछे आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, आपके लिए बुरा प्लान करते हैं, आपके लिए बुरा करते हैं। टू हैव अ डिग एट, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को पकड़ के खींचना, किसी को खड्डे में डालना, बर्बाद करने की कोशिश करना, तो होता है टू हैव अ डिग एट। ठीक है, टू वीड आउट द ग्रास, घास को खोद के निकालना नहीं। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। खड्डा खोदना है किसी के लिए, खड्डे खोद के तैयार रखना, किसी की जड़ें खोदना, किसी की आलोचना करना, ये कहलाता है। ठीक है ना? तो टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये आया था कॉलेज लेक्चरर वाले एग्जाम में भी था, और अब देखो ये आरपीसी टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ गया। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब फिट्स, दौरे पड़ गए, काम रुक गया, स्टार्ट फिर शुरू हो गया। तो कभी काम रुकता है तो कभी काम चलता है, रेगुलर काम नहीं चल रहा है, इरेगुलर हो रहा है, तो इरेगुलरली ये हो जाएगा इसका। जब काम इरेगुलरली होता है तो उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है दोस्तों? ओके, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट मीन्स वही ब्रिंग टू लाइट, रोशनी में आना, मामले को उजागर करना, किसी सामने मामले को रिवील करना, ठीक है ना, मामले को पर्दाफाश करना, उजागर करना। टू ब्रिंग टू लाइट, कम टू लाइट, तो टू रिवील हो जाएगा। टू लाइटन, हिडन एंगर, टू इरीज डिफरेंट नहीं,
टू रिवील, मामले को उजागर करना, कम टू लाइट, रोशनी में लेके आना, ब्रिंग टू लाइट, कम टू लाइट एक ही बात है। तो ये भी बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को। ए हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट, नट होते हैं जैसे कोकोनट, जैसे वॉलनट, अखरोट, ठीक है ना, आमंड्स, इनके जो छिलके होते हैं ना, नट, वो बड़े हार्ड होते हैं, उनको ना क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अखरोट को क्रैक करेंगे दांत से, कई बार ना वो अखरोट बाहर आ जाएगा, कई बार दांत ही बाहर आ जाएगा भाई साहब। तो वो तरीका जो होता है ना, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट को क्रैक करना मुश्किल काम है, कोई इजी काम नहीं होता। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोज, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बहुत हार्ड होता है तोड़ना उनको, मतलब एक मुसीबत वाला काम है, एक दिक्कत भरा काम है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है ना। तो मतलब मुसीबत वाला काम, जैसे आपने देखा पूरा, पहले हम लोग अखरोट को तोड़ने के लिए वो गेट के पीछे लगाते थे, फिर उसको तोड़ते थे, कई बार उसको ओखली मोखली में मार के मारता, तो कई बार अखरोट इधर भाग जाता था। तो कोई इजी काम नहीं होता था, वो बहुत मुश्किल काम होता था, तो कोई आसान काम नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक, तो लॉन्ग डिस्टेंस अवे, लंबा रास्ता, लकी फॉर फेवरेबल सिचुएशंस, नहीं, ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे डील करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद, मतलब आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन है टू डील विद। वीक वुमन, नहीं नहीं, ये होगा सी वाला आंसर हो जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद। और देखिए नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स, मतलब अपनी अंगुलियां जला लेना, किसी काम में आपने हाथ दिया और आपकी अंगुलियां जल गई, मतलब अच्छा अनुभव नहीं हुआ आपको। कई बार ऐसे होता है, देखो आपने देखा होगा महिलाएं वगैरह जब खाना बनाती हैं और जल्दबाजी में होती हैं, इसमें जाना जल्दबाजी भी कई बार जुड़ जाती है साथ में। अगर जल्दबाजी है और आपने कोई गरम भगोना उठा लिया, कोई गरम कुछ और बर्तन उठा लिया, तो आपके ना जल्दबाजी में हाथ जल जाते हैं। तो आपने किसी काम में अपना हाथ डाला, हाथ जल गए, मतलब वो आसान काम नहीं है, मुसीबत आपको अनुभव हुआ है, अच्छा अनुभव वहाँ नहीं हुआ। तो टू गेट वन सब इनटू ट्रबल, बिल्कुल ठीक है, अपने को ट्रबल में डाल लेना, अच्छा अनुभव नहीं, आपको परेशानी में पड़ गया, आपकी अंगुलियां जल गई तो आप परेशानी में पड़ गए, हो सकता है एक्सीडेंट विद फायर, नहीं, ओनली फिंगर्स गेट बर्न, केवल अंगुलियां जली हैं। टू कम आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से बाहर जाना, नहीं, मुसीबत में पड़ना होता है, ये होगा। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, अपने आप को मुसीबत में डालना, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। द इवेंट वॉज डैम्प स्क्विब, अच्छा है, कब आए, टीचर ग्रेड 3 राजसमंद के एग्जाम में आया था 2013 में, जब टीचर्स के एग्जाम होते थे ग्रेड 3 के, और पंचायत समितियों के अलग अलग जिलों के अलग अलग पंचायत समिति, पंचायत जो नगर परिषद या जो भी होती हैं जिले होते हैं, उनके हिसाब से वो अलग अलग पंचायत समिति डिपार्टमेंट के अंडर में होते थे। और वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था डैम्प स्क्विब, अच्छा ईडीएम है, इस पर एक दो बार मैंने देखा है क्वेश्चन, अलग अलग और एग्जाम में भी देखा है। स्क्विब होता है स्मॉल फायर वर्क, छोटा पटाखा। डैम्प होता है गीला, वेट, डैम्प नमी वाला। अभी ध्यान रखना, पटाखे जो छोटे पटाखे नहीं दिवाली पे लाते थे हम लोग, अगर जो खुला छोड़ दिया बारूद को, नमी पकड़ गई अगर, तो फिर उनका जलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जलेंगे नहीं। जब आप जलाओगे, पटाखे को जलाया, वो जलेगा नहीं, फुस हो जाएगा, वो पटाखा फुस हो जाएगा, फुस पटाखा। तो इवेंट वॉज डैम्प स्किप, जो इवेंट था, जो प्रोग्राम था आपका, वो भी डैम्प स्किप हो गया। मतलब आपको लग रहा था कि यार इवेंट बहुत शानदार होगा, धमाके होंगे, पटाखे छूटेंगे, बट पटाखा तो निकला डैम्प, पटाखा तो निकला गीला, नम, वो तो छूटा ही नहीं, वो तो फूटा ही नहीं, वो तो फुस हो गया। तो फुस पटाखा मतलब आप जो काम चाहते थे जिस ढंग से हो, उस ढंग से हुआ नहीं, मतलब बेकार काम हो गया, इंप्रेस नहीं कर पाए, वो अनइम्प्रेसिव हो गया। इट वॉज इंप्रेसिव नहीं, अननेचुरल नहीं, अनइम्पॉर्टेंट नहीं, अनइम्प्रेसिव हो गया। जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ नहीं, पटाखा फुस निकला, मतलब जो उसको कमाल करना था वो कमाल नहीं कर पाया, अनइम्प्रेसिव हो गया। द इवेंट वॉज डैम्प स्क्विप, मतलब अनइम्प्रेसिव, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट,
ग्रेड 3 बाड़मेर वाले एग्जाम में है। ट्रम्पिट होता है बाजा, ट्रम्पिट होता है बाजा, पुपाड़ी बाजा जो शादियों वगैरह में बैंड बाजा बजाते हैं, जो बाजा है ट्रम्पिट, ट्रम्पिट हो गया। ब्लो यानी होता है फूंक देना, ब्लो हवा देना, जैसे ब्लो आउट करते हैं आप, केक को बुझाते हैं, लैम्प को बुझाते हैं। ब्लो यानी फूंक देना होता है। ब्लो हॉर्न सुना होगा, पहले वो ब्लो हॉर्न होते थे ट्रक वगैरह में, वो ना ऐसे हॉर्न बजाने के लिए वो गुब्बारा सा लगा होता, उसको दबाते थे, उससे हवा निकलती थी और वो बाजा बजता था, हॉर्न बजता था। तो ब्लो यानी हवा देना फूंक से, ट्रम्पिट यानी बाजा। टू ब्लो वंस ट्रम्पिट, कोई बाजा है उसमें आप हवा दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, अपना बाजा बजा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने ही बाजे में हवा देते रहते हैं। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, खुद ही का बाजा बजाते रहते हैं, खुद ही का राग अलापते रहते हैं, खुद ही का गीत गाते रहते हैं। और ना ये लोग दूसरों के नहीं सुनते हैं, बस केवल खुद ही का बैंड बाजा बजा रहे हैं, खुद ही का राग अलाप रहे हैं, खुद ही के गुण गाए जा रहे हैं, खुद ही की प्रशंसा किए जा रहे हैं, दूसरों की तो सुनते ही नहीं है। ये होता है। तो वन शुड लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक्स, एक मिस्टेक सीखना चाहिए नहीं। टू मेक वन फील अनवेलकम, आप अपने आप को अनवेलकम फील करें कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया, लोग तो मेरे को अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। टू डू समथिंग वाइल द टाइम इज राइट, कुछ ऐसा काम करना जब टाइम राइप हो जाए, जब समय हो तब आप उस काम करते हैं, नहीं। टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, ये होगा मतलब आप अपने बारे में बोस्ट करना, अपने बारे में डींगे हाँकना, खुद ही के है ना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद का राग अलापना, खुद ही की बड़ाई करना। बोस्ट यानी डींगे हाँकना, बड़ाई करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, खुद ही के बारे में बड़ाई करना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, खुद ही का बाजा बजाना। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। ए रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, अ रेड लेटर डे। देखो मैं आपको इसको ट्रिक से सुनाता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की। ये जो कैलेंडर्स होते हैं ना हमारे, जो जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जानबूझ के मैंने सारे महीनों के नाम बोले क्योंकि मैंने शुरू में जनवरी बोल दिया, तो बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में इनके उच्चारण ऐसे हैं। इन सभी मंथ्स के नाम में देखना आप, कहीं ना कहीं कैलेंडर में ना लाल लाल अक्षर से कुछ तारीखें लिखी होती हैं। कुछ डे ऐसे होते हैं जिन पे लाल किया होता है रंग, कलर, रेड लेटर डे, उनको रेड किया होता है। जैसे संडेज होते हैं वो रेड लेटर होते हैं। जो छुट्टियां होती हैं बड़ी, दिवाली, होली, दशहरा या कोई और कोई बड़ा त्यौहार, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, इन सब के ना डे को रेड करते हैं। तो कैलेंडर में रेड उन्हीं डे को किया जाता है, उन्हीं तारीखों को किया जाता है जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो इंपॉर्टेंट डे है ना उनको रेड कर दिया जाता है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, एन इंपॉर्टेंट डे। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दिन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया और आप सेलेक्ट हो गए और आपको अपने नौकरी का, आपके सर्विस का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, वो दिन आपकी लाइफ का रेड लेटर डे होगा, इंपॉर्टेंट डे होगा। तो इंपॉर्टेंट डे को बोलते हैं रेड लेटर डे। आई होप समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक के बाद एक हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। टू टच अ रो नर्व, टू टच अ रो नर्व, नर्व वो हमारी नसें होती हैं, नर्व। रो यानी अच्छा नहीं होना, कच्चा, बेकार, फाउल। उस नर्व को टच कर रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, जो बेकार है, जो दुख रही है, उसको आप टच कर रहे हैं, दुखती रग को हाथ लगा रहे हैं, अकिलिस हील की तरह बिहेव कर। अकिलिस हील पढ़ा था हमने, वीक पॉइंट आपका, फेटल वीकनेस आपकी, उसको आप टच कर रहे हैं, दुखती रग पे हाथ दे रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगेगा जब उसकी रो नर्व पे आप टच करेंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। टचर हो रहा है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आ जाएगा टू एग्जामिन समवन, डॉक्टर की तरह चेक करना, नहीं ये वो नहीं आता। टू हर्ट समवन, किसी को ना नुकसान पहुंचाना, टू हर्ट समवन। टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू सपोर्ट समवन, नहीं, टू हर्ट समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। टू टच अ रो नर्व,
किसी को नुकसान पहुंचाना, दुखती रग पे ऐसे हाथ लगा के दुख उसको और नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? गुड। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग आज के लिए। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक बैग है किसी के पास में, बस में, ट्रेन में मान लीजिए, और उस बैग में ना कुछ हलचल हो रही है, समथिंग इज मूविंग, शेकिंग। अब कोई अंदाज लगा रहा है यार इसमें क्या है, इसमें कोई बच्चे को कैद कर रखा है, कि इसमें कोई सांप है, कि कोई नेवला है, कि कुत्ता है, कि बिल्ली है, कि क्या है इसमें? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आखिर में है क्या, ठीक है ना? अब किसी ने क्या किया, उस बैग को खोला, उसमें से जो है बिल्ली को बाहर निकाल दिया, और वो आपने देखा ओहो ये तो बिल्ली है, ठीक है भाई, पता चल गया सबको कि इसमें है क्या। यानी कि किसी ने मामले को आपके सामने उजागर कर दिया, ब्रिंग टू द लाइट, कम टू द लाइट, बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, आपको पता लग गया कि भाई इसमें अब है क्या, ठीक है ना? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसे कहते हैं भाई बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, मतलब आपको समझ में आ गया कि मामला है क्या। टू रिवील अ सीक्रेट, बिल्कुल सही है कि किसी सीक्रेट को आपने क्या कर दिया, रिवील कर दिया कि भाई ये मामला है, ठीक है ना? टू डू समथिंग रॉन्ग, टू लिव विद इन समवन मीन्स टू एक्ट एंड स्पीक लेस, नहीं, आपने रहस्य को उजागर कर दिया, मामले को उजागर कर दिया। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इडियम्स, और मैंने बताया कि इडियम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कुछ इडियम्स हैं जो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल होंगे, हमारे क्लास के जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें आपको अवेलेबल होंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ क्वेश्चंस। मैंने करीब करीब 120 क्वेश्चंस करवाए हैं, 60 आपके हो गए हैं, 60 और 61 क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम में आए हैं, उनमें भी हम इसी ट्रिक से बात करेंगे, ठीक है ना? आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।